नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। आज हम लोग एक इनफॉर्मल लेटर का प्रैक्टिस करेंगे। इनफॉर्मल लेटर को हिंदी में अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब तक हम लोगों ने जितने भी लेटर प्रैक्टिस किए वो सब फॉर्मल लेटर था, यानी कि औपचारिक पत्र। आज हम लोग एक अनौपचारिक पत्र देखेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है कि आप नवीन या संगीता सरोजनी छात्रावास सेक्टर 12 RK पुरम नई दिल्ली 110022 के निवासी हैं। अपनी छात्रावास की दिनचर्या एवं अपना कुशल क्षेम बताते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए जो दक्षिणी जोन RK पुरम नई दिल्ली 110022 में रहते हैं। ठीक है, तो एक लेटर लिखने के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पर सब कुछ आपको दिया है। अब आपको इस लेटर को लिखना कैसे चाहिए वो समझते हैं। तो जैसा कि फॉर्मल लेटर का आप तरीका जानते हैं, उसमें सबसे पहले यहाँ पर सेंडर का एड्रेस यानी कि भेजने वाले का पता होता है। उसके एक लाइन के स्पेस के बाद डेट होता है, डेट को हिंदी में दिनांक कहते हैं। और फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस होता है। लेकिन फॉर्मल लेटर में, इनफॉर्मल में बस यही चीज़ नहीं होता है। आपको रिसीवर एड्रेस यानी कि जिसको भेज रहे हैं, जो पाने वाला है, उसका पता इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखते हैं। ये बात समझ में आया होगा। अब यहाँ तक आप समझिए कि लिखा क्या गया है। देखिए दिया हुआ था सरोजनी छात्रावास सेक्टर 13 RK पुरम नई दिल्ली। डेट यहाँ पर दिया हुआ है एग्ज़ाम का डेट। ठीक है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन का डेट यहाँ पर दे दीजिए। इसको दूसरे तरीके से आप चाहें तो दिनांक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिनांक और फिर ऐसे लिखकर आप चाहें तो ये तरीका भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है 2022। या फिर इसको हटा देते हैं। ठीक है, अगर इसको नहीं लिखना है तो फिर इस तरह से ये वाला पूरा कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर। तो कैसे लिख सकते हैं 6 नवंबर। ठीक है, 6 नवंबर 2022। तो इस तरीके से आपके पास स्पेस बचेगा तो उसको पूरा वहाँ पर एक ही साथ लिखिएगा। ठीक है, 6 नवंबर के बाद कॉमा जैसे लिखा हुआ है वही, और नहीं तो फिर आप स्लैश देकर भी लिख लीजिए, वो भी ठीक है। तो देख लीजिए जो बेस्ट लगे आपको वो लिखना है। फिर उसके बाद आप किसको लिख रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी। अब अगर बड़ा है वो व्यक्ति जिसको लिख रहे हैं तो उसके लिए पूज्य शब्द, पूजनीय, आदरणीय, ठीक है, ये सब शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर छोटा है तो उसके लिए प्रिय। ठीक है, तो अब नीचे में जो यहाँ पर अभिवादन है इसको कैसे लिखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सादर प्रणाम। फिर आप लिख सकते हैं कि चरण स्पर्श, या फिर लिख सकते हैं कि नमस्कार। ठीक है, बड़े हैं तो, छोटे हैं तो शुभाशीष, शुभ आशीर्वाद। ठीक है, जीते रहो, इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये था पिताजी को पत्र, इसलिए हमने सादर प्रणाम यहाँ तक लिखा। अब जैसा कि फॉर्मल लेटर में हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक शब्द का स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ से लिखते थे, लेकिन ये इनफॉर्मल लेटर है तो इसको आप लेफ़्ट से ही लिखिएगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। सब लेफ़्ट से लिखिएगा तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, फॉर्मल में ये यहाँ पर अगर आप स्पेस दे देते हैं तो वो ठीक लगता है, वो सही भी है, लेकिन इनफॉर्मल में आपको लेफ़्ट से ही सब लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिख सकते हैं। पहले तो हम लोग को यहाँ पर, जैसे कि हम लोग नॉर्मल लेटर जानते हैं कि 3 भागों में बांटा जाता है फॉर्मल लेटर को, तो आप इनफॉर्मल को चाहे तो 3 भागों में बांट सकते हैं, अदरवाइज 2 भागों में भी इसको बांटकर काम चल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बता देंगे। पहले तो देखिए लेटर लिखने के लिए ये ज़रूर आपको बताना चाहिए रेफरेंस, जिसको रेफरेंस कहते हैं, कि आप लेटर लिखना क्यों चाह रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए
मुझे आज ही आपका पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जब भी आप लेटर लिख रहे हैं इनफॉर्मल, कुछ इस तरीके से उसको जोड़ कर लाइए कि आपका पत्र मिला था या फिर मैंने कहीं से कुछ खबर सुना तो इसलिए ये पत्र लिख रहा हूँ, तो उसका कारण आपको बताना पड़ता है और बता देते हैं तो बेस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूर एक बार बता दीजिए, मुझे आज ही आपका पत्र प्राप्त हुआ। मेरे लिए यह खुशी की बात है कि आपने मेरा हाल चाल जानने के साथ साथ मेरे छात्रावास की दिनचर्या के विषय में भी जानकारी चाहिए है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से इस पैराग्राफ को चेंज करके नीचे से भी लिख सकते थे, इतना दूर आपका इंट्रोडक्शन के तौर पे हो जाएगा। और अगर नहीं चाहते हैं इनफॉर्मल में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, आप एक में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग पूरा कंटिन्यू कर देते हैं। मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक मेरे छात्रावास की दिनचर्या की है, जहाँ तक बात मेरे छात्रावास की दिनचर्या की है, तो मैं इस पत्र में देखिए, मैं इस पत्र में आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं और कोई शब्द टफ भी नहीं है कि आपको परेशानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक उसको पूछ लीजिए या फिर सर्च कर लीजिएगा गूगल में। तो ऐसे कोई शब्द खास टफ होते नहीं हैं, जितने भी मैंने लेटर कराए हैं सब बहुत इजी होते हैं, एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाता होगा, उम्मीद तो यही है। चलिए आगे देखते हैं। हम प्रातः 5:30 बजे उठते हैं। हम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उसके और सहपाठी होंगे ना, तो सबको मिलाकर यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि मैं तो उठता ही हूँ, आप चाहें तो मैं भी लिख सकते हैं। और हम हो गया कि मेरे सारे दोस्त भी सब, यानी सबके लिए नियम के 5:30 बजे उठ जाना, इसलिए हम प्रातः 5:30 बजे उठते हैं। 6 बजे तक शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातः भ्रमण हेतु निकल जाते हैं। भ्रमण का मतलब क्या हो गया, घूमने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, घूमना जो सुबह में मॉर्निंग वॉक जो होता है वही भ्रमण हो गया। ठीक है, प्रातः यानी कि सुबह, तो मॉर्निंग और भ्रमण मतलब वॉक, मॉर्निंग वॉक निकल जाते हैं। इन सब कार्यों पर हमारा लगभग 1 घंटा व्यतीत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 7 बजे से 7:30 बजे के मध्य स्नान करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 8 बजे, ठीक है, 8 बजे नाश्ते की घंटी बजती है। अच्छा, एक चीज़ जिनको नहीं पता छात्रावास के बारे में, थोड़ा सा पहले उसको बता दूं। छात्रावास का मतलब हॉस्टल होता है। ठीक है, तो हॉस्टल में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ सारे काम नियम कानून से होते हैं, यानी आपका टाइम बांध दिया जाता है, इतना बजे ये करना है और इतना बजे ये करना है। तो स्कूल में क्या होता है, आप तो बस स्कूल जाते हैं, बाकी टाइम घर में पढ़े ना पढ़े, फांकी मारे, जो करना है घर में करते हैं। लेकिन हॉस्टल में आपका टाइम बंधा हुआ है, नहीं करेंगे उसके हिसाब से फिर, समझ रहे हैं, धुलाई भी मिलेगी। ठीक है, तो डंडे बरस जाते हैं पीठ पर। इसीलिए हॉस्टल में जो लोग ढीठ बच्चे होते हैं, जो घर में नहीं पढ़ाई करते, उनको थोड़ा सा वहाँ पे सुधारने के लिए डाला जाता है, ताकि मुर्गा वर्गा का थोड़ा सा वहाँ पे उनका अभ्यास बना रहे। तो इसीलिए छात्रावास का मतलब समझ गए अब। तो यहाँ पे टाइमली सब काम होता है, स्कूल की तरह ये नहीं है कि कभी 10 मिनट पहले छुट्टी हो गया तो कभी 10 मिनट बाद होता है, यहाँ पे टाइमली होता है। ठीक 8 बजे नाश्ते की घंटी बज जाती है। ठीक है, प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय में रहता हूँ। सायं 5:30 से 6:30 बजे तक का समय खेलों के लिए निश्चित है, यानी कि सायं का मतलब यहाँ पे क्या है, शाम को 5:30 से 6:30 का समय जो है वो खेलने के लिए है, कि आप खेल सकते हैं, इतना हम लोग को छूट दिया जाता है 1 घंटे का। उसके बाद फिर देखिए, रात्रि भोजन की घंटी 8 बजे बजती है। अच्छा, दोपहर में यहाँ पे नहीं लिखा गया दोपहर का टिफ़िन के बारे में, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे कहीं एक जगह बीच में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, कि स्कूल में रहता हूँ, कहाँ पे था, हाँ 10 बजे से 4 बजे स्कूल में रहता हूँ। उसके बाद फिर आप एक जोड़ दीजिए यहाँ पे कि 2 बजे का टिफ़िन भी होता है, तो वो चीज़ भी सही रहेगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लिख रहे हैं तो वो भी बता दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं
क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। 5:30 से 6:30 बजे तक खेलने का समय होता है। रात्रि 8 बजे घंटी बजती है खाने की। भोजन के पश्चात 2 घंटे अध्ययन करता हूँ। रात्रि 11 बजे सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से सो जाना पड़ता है। इस प्रकार हमारी दिनचर्या नियमबद्ध ढंग से एवं सुचारू रूप से चलती रहती है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है तो उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली सबको 11:30 बजते सो जाना है, ये नियम है। अब देखिए आगे क्या लिख सकते हैं पैरा चेंज करने के बाद, क्योंकि अब क्लोजिंग हम लोग को करना है, क्लोज करना है तो इसको, तो अब क्लोजर कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। छात्रावास के अधीक्षक हमारी हर सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। मैं अगले महीने ग्रीष्म अवकाश में घर आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे और उसके बाद माता जी को सादर प्रणाम, भाई को प्यार। तो ये जो आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन तो इसको नहीं कह सकते हैं, क्लोजर इसको कह सकते हैं। तो लास्ट में जब अंत करेंगे तो इस तरीके से आप ज़रूर जोड़िएगा कि माता जी को सादर प्रणाम और भाई को प्यार। ठीक है, तो इस तरीके से लेटर ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। आपका प्रिय पुत्र नवीन, यहाँ पे प्रिय पुत्र लिखा गया है। कई लोग आज्ञाकारी पुत्र भी लिख देते हैं तो वो भी ठीक है। और बाकी भी और भी यहाँ पे स्नेही, आपका स्नेही भी लिख सकते हैं, स्नेही पुत्र, या आपका परम प्रिय पुत्र, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये लेटर पूरा ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और इस लेटर में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो कराने की कोशिश की गई है। आगे भी कुछ और इम्पोर्टेंट लेटर आएंगे, बस आप लोग बने रहें, आप लोग सपोर्ट करें तो ये क्लासेस चलेंगी। ठीक है, और सपोर्ट जब नहीं मिलेगा तो फिर इन क्लासों को बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से अपेक्षित है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।